आप लोगों को पिछली क्लास में जो पढ़ाया गया था उसमें कुछ बच्चे कह रहे थे कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, कमेंट आया था। एक था देशज और विदेशज में अंतर, और एक लड़की कमेंट की थी जो थी शायद कि वाक्य और पद में अंतर। ठीक, तो पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं। दोनों जो कमेंट आया था, कमेंट वहाँ भी हम क्लियर कर सकते थे, लेकिन ये सोचे कि जिससे सब लोग आसानी से फिर से एक बार सीख जाएं, इसलिए इसको वहाँ पर कमेंट ना करके यहाँ पर क्लास में इसको करना ज़्यादा उचित समझे। पहले आप देख लीजिए पद और वाक्य में अंतर। ठीक, क्या होता है फिर से लिख लीजिए। पद और वाक्य में अंतर आपको बताया गया था, उस समय भी बहुत अच्छे समझाया गया था, लेकिन हो सकता है ना समझ में आया हो। हम फिर से एक बार पूरा मैटर रिपीट कर दे रहे हैं, हो सकता है आपको फिर से और आसानी समझ में आ जाए। बताया गया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ड होती है, या आपका सबसे धन होती है, अक्षर होता है, जिसको हम इस तरीके से इंग्लिश कर सकते हैं। जैसे हो गया का, हो गया पा, हो गया माँ, हो गया। ये जब अलग अलग तरीके से लिखे रहेंगे तो इसको वर्ड या अक्षर कहेंगे। ध्यान से समझिएगा, दोबारा नहीं समझाएंगे। ठीक, लेकिन अगर मान के चलिए इसको आपस में जोड़ दिया जाए, ये तो अभी क्या है, वर्ड या अक्षर है। ठीक, इतना समझ आ गया होगा। लेकिन ऐसे प्लस लगा के मान लीजिए इसको जोड़ दिया जाए, मान लीजिए बैठे ना बैठे के बैठना चाहिए सार्थक शब्दों के समूह को, तो सार्थक वर्णों के शब्दों को शब्द कहते हैं, तो हो गया वर्ड। अब हम सब समझा रहे हैं। जैसे का लिखा है, ठीक, इसके आगे ला जोड़ दीजिए, हो जाएगा तब। ये क्या है, इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसको कहा जाएगा शब्द। इसे क्या कहा जाएगा, शब्द। अब देखिए जैसे एक इसको कहा जाएगा शब्द। अब यह शब्द क्या है, दो शब्द हम वहां पर प्रयोग किए थे। एक तो कहते थे कि सार्थक होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए। शब्द की परिभाषा जो हम बताए थे कि पहली बात तो क्या है कि सार्थक वर्णों का समूह होना चाहिए। ये सार्थक वर्णों का समूह है क्योंकि इसमें क्या है, अर्थ निकल रहा है। दूसरा शब्द कहते हैं स्वतंत्र होना चाहिए, यानी इसके साथ कोई और शब्द ना जुड़े रहे, पूरा एक कथन नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है, स्वतंत्र है अपने आप में, इसमें दो ही शब्द लगे हैं, 2 3 4 जितना भी उसे कुल मिला के अपने आप में स्वतंत्र कोई सब ऐसा शब्द जो अपने आप में स्वतंत्र हो, जैसे कटहल हो गया, गुड़हल हो गया, बरगद हो गया, ठीक है, नीम हो गया, ये सारे शब्द के अंतर्गत आएंगे, चाहे कितना भी लंबा क्यों ना रहे। बड़ों का समूह चाहे जितना क्यों ना रहे, लेकिन वो क्या कहलाएगा, एक शब्द कहलाएगा। लेकिन अगर यही शब्द कई शब्द मिलकर एक पूरा कथन बन जाए, ध्यान से समझिएगा, कई शब्द मिलकर जब आपस में एक कथन बन जाए, पहले कथन बना लेते हैं तब आगे बात करते हैं। जैसे हम लिख दें कि कल विद्यालय आना है, क्या लिखते हैं, कल ये देखिए। अब ये क्या है, ये पूरा अपने आप में एक कथन है। क्या है, पूरा अपने आप में एक कथन है। जब इस तरीके से कोई अपने आप में पूरा कथन होता है तो इसको एक वाक्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जब अपने आप में पूरा एक कथन जहाँ पर पूरा हो जाता है उसको कहते हैं वाक्य कहते हैं। ध्यान से समझते जाइएगा। और इन वाक्य में जितने भी शब्द प्रयोग किए गए हैं, अब इन वाक्य में जितने भी शब्द प्रयोग किए गए हैं, कितने शब्द प्रयोग किए गए, 1 2 3 4 शब्द, तो ये शब्द कहलाएंगे पद। ध्यान से समझिएगा, ये क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे, यानी इसमें 4 पद लगे हैं, ये क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। अब दिमाग में कंफ्यूजन बन रहा होगा कि अगर ये पद हो गए तो शब्द क्या होगा। शब्द तब होगा जब ये सिर्फ अकेले लिखा जाए, चाहे कल लिख दिया जाए, चाहे विद्यालय लिख दिया जाए, चाहे आना लिख दिया जाए, चाहे तय लिख दिया जाए। जब अकेले अपने आप में स्वतंत्र रूप से लिखा जाएगा तब इसे शब्द कहा जाएगा। लेकिन जब यह किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए एक पार्ट के रूप में काम करेगा, एक अंग के रूप में वो काम करेगा, एक वाक्यांश के रूप में काम करेगा, तो यह कहलाएगा पद। बात समझ में आ गया होगा। अब आपकी दूसरी समस्या ले लेते हैं।
दूसरी समस्या थी, जो दूसरा कमेंट आया था वह था कि देशज और विदेशज में अंतर। ठीक, सबको हो सकता है ना समझ में आया है, समझ में आया ना? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से समझा दे रहे हैं। अगर आप वो वीडियो को ढंग से सुनेंगे, उसको अगर ना समझ में आए फिर से रिपीट करके सुन लें, तो ऐसी कोई भी हम क्लास नहीं चलाते हैं जिसमें कि आपको चीज़ें समझ में ना आए। लेकिन तब पर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ रहा है तो फिर समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए, हम उस दिन भी बहुत अच्छे समझाए थे, लिखा गया था देशज, ठीक, दूसरा शब्द था विदेशज। अब देखिए, हम उसमें भी समझाए थे जा का मतलब होता है उत्पन्न होना। जा का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। अर्थात ऐसी भाषा जो अपने देश के अंतर्गत बोली जाती हो, अपने देश के अंतर्गत जिसका निर्माण हुआ हो, अपने देश के अंतर्गत बोली जाती हो, मतलब उसको पैदा हुई हो, उसको देशज शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे आप लोग देखे होंगे तमाम प्रकार की बोलियां होती है जो गांव में हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे लोटा प्रयोग करते हैं, झंडी प्रयोग करते हैं, मंडी प्रयोग करते हैं, ठीक है, झवा प्रयोग करते हैं, खाची प्रयोग करते हैं, ठीक, झोला प्रयोग करते हैं, मैला प्रयोग करते हैं। ये सारे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। लेकिन चूंकि हमको यही नहीं पता होता है कि हम ऐसे भी भाषा प्रयोग करते हैं जो हमारे यहाँ की भाषा ही नहीं होती है। जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं देसी, मतलब गाँव की बोलचाल की भाषा के ऊपर टेंशन बहुत है, ठीक है, हमको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे प्रयोग करते हैं कुर्ता पजामा, ठीक, जैसे प्रयोग करते हैं वकील डॉक्टर, ठीक, लगता है कि हमारे ही देश की भाषा, ऐसा लगता है सब हिंदी ही है, लेकिन ये अपने यहाँ की भाषा नहीं है, बल्कि ये विदेशी भाषा है। या तो ये अरबी तुर्की यहाँ की भाषा होगी, या तो ये इंग्लैंड की भाषा होगी। यानी जितने भी हमारे यहाँ आक्रांता आए थे, वो भी जो भाषा उस समय प्रयोग करते थे जिन सवालों के लिए, वो उसको हम आज भी उसको उसी तरीके से प्रयोग करते हैं, और हमको लगता है ये हमारी हिंदी की भाषा है, लेकिन वो हमारी हिंदी की भाषा नहीं होती है। जैसे आपका हो गया कुर्ता पजामा, ठीक है, उसके बाद कैंची, जैसे उसके बाद हो गया आपको बताए थे रिक्शा, उसके बाद जैसे हम बताए थे आपको डॉक्टर वकील मुकदमा, ये सारे सब विदेशी भाषा के शब्द हैं। ये सब जो शब्द हैं वो विदेशी भाषा के शब्द हैं। अब हमको समझ में हमको लग रहा है कि आपको देशी और विदेशी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप जो कल यहाँ से टॉपिक खत्म हुआ था वो था रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। इसमें दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है विकारी शब्द, एक शब्द होता है अभिकारी शब्द। ठीक, कौन कौन शब्द? विकारी और अभिकारी। जब देखिए पूरा आ रहा है कि ये तो नहीं आ रहा है, विकारी के बाद ये नहीं, यहाँ इसके बाद नहीं आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। ये देखिए अभिकारी जो है, अभिकारी का एक नाम और है अव्यय, इसलिए यहाँ पे इसको वहां सामने में लिख दिए थे, लेकिन शायद वीडियो में याद नहीं रहा था। तो विकारी शब्द क्या होते हैं, अभिकारी शब्द क्या होते हैं? दोनों अगर शब्द से ही अगर आप अर्थ निकालेंगे तो अपने आप निकल जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक, विकार का क्या मतलब होता है? परिवर्तन। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के आधार पे परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक, उसे कैसे शब्द कहा जाता है? उसको कहा जाता है विकारी शब्द। ठीक, दूसरी की परिभाषा क्या होगी? ऐसा शब्द जिसका, सॉरी एक गलत शब्द हो गया, ऐसे शब्द जिसकी लिंग वचन काल और आप कह सकते हो कारक या पुरुष के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको विकारी शब्द कहते हैं। अभिकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसमें लिंग वचन काल पुरुष इनके आधार पे परिवर्तन हो जाता है, उनको शायद कंफ्यूजन गलत हो गया क्या? फिर से बता देगा इसको विकारी विकारी क्या होता है। इसमें परिवर्तन होता है, पहले से समझ लीजिए, और इसमें परिवर्तन नहीं होता है।
एक लाइन में पहले ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि ये विकारी है, विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन, और ये क्या है अविकारी, ये अव्यय है। अव्यय का मतलब ये होता है जिसका व्यय ना हो, जो तोड़ा ना जा सके, और अब उसके बाद अविकारी का मतलब ये होता है जिसमें विकार ना उत्पन्न होता हो। अब फिर से परिभाषा समझ लीजिए और सुन लीजिए, चाहे लिख ही लीजिए, आप लोग लिख ही लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन या विकार संभव होता है, या जिसे एक वचन से बहुवचन बनाया जा सके, या जिसे एक वचन से बहुवचन बनाया जा सके, विकारी शब्द कहलाते हैं। इनके चार भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब जैसे बताए कि संज्ञा, इनकी चार भेदों में बताया गया है। पहला क्या है? संज्ञा है। संज्ञा में क्या आता है, जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए, जैसे आ गया लड़का, ठीक, लड़का क्या है? एक संज्ञा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन करिए, देखिए परिवर्तन हो जाएगा, लड़का क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा, ठीक। उसके क्या होगा? वचन के आधार पर लड़कों हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से इसमें परिवर्तन हो रहा है, ठीक। लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तन, जैसे लड़के हो गया, ठीक है, क्या हो गया? लड़के भी हो सकता है, लड़के भी हो गया। तो इसमें क्या है, लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तन संभव है, ठीक। अब जैसे तो संज्ञा के आधार पर हो गया, सर्वनाम दे दीजिए, सर्वनाम में क्या हो गया? जैसे वे, उन्हें, उन्होंने, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, वे, उन्हें, उन्होंने, वह, ये इस क्या है? सर्वनाम के आधार पर ये परिवर्तन हो रहा है। तीसरा लिख लीजिए, क्रिया लिख लीजिए, आया, आई, आए। मान लीजिए कोई आया, लड़का है, आया शब्द प्रयोग हुआ, लड़की है तो आई शब्द प्रयोग हुआ, कई लोग आए तो आए वचन के आधार पे, ठीक है। अब विशेषण के आधार प्रयोग कर लीजिए, अच्छा, अच्छी, अच्छे। वह अच्छा है, वह अच्छी है, वे अच्छे हैं, ठीक है। इस आधार पर ही परिवर्तन हो रहा है। इसमें क्या है, ऐसे शब्द जिसमें परिवर्तन आसानी से हो सकता है, इसके आधार पे, लिंग के वचन से, लिंग के आधार पे, ठीक, वचन के आधार पे, काल के आधार पे, उसको क्या शब्द कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। उसका उदाहरण भी आपको लिखा दिया गया है, आप विकारी शब्द लिख लीजिए। परिभाषा सेम रहेगी, केवल ये रहेगा कि जिसमें परिवर्तन, जिसमें इन कारणों से परिवर्तन ना संभव हो सके। चाहे आप फिर से लिख लीजिए, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, काल के कारण परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। ये भी चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार इसका लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए क्रिया विशेषण,
पहला क्या लिखे, इसमें जैसे हो गया दो स्थान ले लीजिए, धीरे और तेज। ठीक, जैसे जैसे शब्द आ गया वह धीरे चलता है, वह धीरे चलती है। ठीक, तो ये क्या है, क्रिया क्या है, क्रिया ये है चलता चलती। ठीक, क्रिया में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन क्रिया की विशेषता कौन बतला रहा है, धीरे। भले यही तो हुआ ना कि क्रिया का विशेषता कौन बतला रहा है, धीरे। कि वह धीरे चल रहा है कि तेज चल रहा है, क्रिया का क्या है, विशेषण है। तो विशेषण में देख लीजिए किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्रिया में परिवर्तन आ जा रहा है। क्रिया में चलता था, चलती हो गया, लिंग के आधार पर परिवर्तन हुआ, लेकिन लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन होने में इस पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह धीरे जो था उसने क्रिया का जो विशेषता बतला रहा था, यानी धीरे शब्द जो था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। दूसरा क्या उदाहरण आप लिखे हैं, वो धीरे और तेज साथ डाले हैं ना, तेज के साथ ही अगर आप ऐसे करेंगे उदाहरण बनाएंगे तो यहीं से उदाहरण बनेगा। दूसरा उदाहरण लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए संबंध बोधक। इसका उदाहरण लिख लीजिए ऊपर नीचे बाहर भीतर, चारों लिख लीजिए। अब अगर यही उदाहरण ऐसे ही बनाओगे इसी को लेकर तो ऐसे उदाहरण उसमें भी बन सकता है। वह बाहर जाती है, वह बाहर जाता है। ठीक है, वो अंदर जाती है, वो अंदर जाता है। तो इस तरीके से आप टाइम बना लीजिएगा। तीसरा लिखिए समुच्चय बोधक। और या, इसमें उदाहरण लिखिए और या तथा, इसलिए, बस हो गया। आगे लिखिए विस्मय बोधक। चौथा लिखिए विस्मय बोधक। विस्मय बोधक शब्द किसे कहते हैं, जो सब इससे कोई किसी आश्चर्य का बोध होता है, जैसे शाबाश, वाह, ठीक है, उसके बाद आहा, अरे, अरे, ठीक है, ये सब कैसे शब्द हैं, विस्मय बोधक शब्द है। विस्मय बोधक शब्द जब लिखिएगा तो विस्मय बोधक चिन्ह नहीं लगा दीजिएगा। विस्मय बोधक चिन्ह लगाना आता है, कैसे होता है, एक पाई और नीचे बिंदु को ला रहे हैं तो विस्मय बोधक चिन्ह होता है। ठीक है, और विस्मय बोधक शब्द किसे कहते हैं, अरे, वाह, शाबाश, आहा, आदि। ठीक है, आगे आपका जो शब्द है वो है पर्यायवाची। अच्छा बताइए पर्यायवाची में जो उड़तू न लगा है, या इस या पे लगेगा तो आगे वाले पे लगेगा, किस पे लगेगा, इस पे लगा है, सही लगा है। क्लियर है हम लोग, क्या इस पे लगा है जी। आप बता दें कि जिस अक्षर के बाद पढ़ा जाए उसके बाद वाले अक्षर पे लगता है, पा के बाद या आएगा। चलो बहुत अच्छा, मतलब ये लोग बताएं कि पा के बाद रा का बोध हो रहा है, रा का उच्चारण हो रहा है, इसलिए गंतुरा जो लगता है उसके बाद वाले शब्द पर लगता है। ठीक है, ये रा जो होता है इसके ऐसे अर्धरा कहते हैं, समझ में आया। यानी आप कह सकते हैं इस रा और इस रा में अंतर यही होता है, ये रा जो होता है, जो रा होता है ये पूर्ण रा होता है, समझिए इन चीजों को। ये रा जो होता है वो पूर्ण रा होता है, ये रा जो होता है वो कंठरा होता है। कैसे, जैसे आप चाहे जैसे आप देखेंगे, जैसे अगर इसको पर्यायवाची ऐसे भी लिखें, ये सही है, ठीक। लेकिन अगर हम प्रेम लिखें
सही है, फ्रेम सही है, ये भी फ्रेम सही है, ये भी फ्रेम सही है, ये ना सोचो कि फ्रेम गलत है। ठीक है, तरीका दोनों का है, इसमें पहला अक्षर आधा पढ़ा जाएगा, कोई भी शब्द ऐसा हो, ठीक है, जहाँ पर इस तरीके का रग का प्रयोग होगा, इसका मतलब ये होता है कि रग पूरा होता है, उसके पहले वाला अक्षर जो होता है वो आधा होता है। इसमें पा आधा था, इसलिए ये आ को ढूंढने के लिए इस पर गया और यहाँ पर ये इसका वैसाखी का काम करने लगा। तो चलो ठीक है, ये तो क्लियर है, पर्यायवाची में ये सही है। चलो ठीक है, पर्यायवाची के लिए एक शब्द इसमें और प्रयोग किया जाता है, इसका एक नाम और है, कौन सा नाम है? बहुत अच्छा, समानार्थी शब्द। पर्याय का मतलब ये होता है उदाहरण उसका कोई और, विकल्प उसका कुछ और, इसका कुछ और विकल्प है, इसका कुछ और उदाहरण है। ठीक है, और समानार्थी का मतलब होता है एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। ठीक है, ये दोनों का मतलब ये हो गया। अब समानार्थी शब्द तो आप लोगों को ऑलरेडी तैयार है कुछ, लेकिन कुछ आप लोगों को तैयार है कुछ, इसलिए कि आप ही लोगों से पूछा जाएगा। इसका एक नियम बता दे रहे हैं, कुछ आप पता होगा, पता है? जैसे पानी का मतलब लीजिए, नीर हो गया, अंग हो गया, कोयल हो गया, नीर हो गया, नीर हो गया, वार जैसा है ना, वार हो गया, जल हो गया। ठीक, चलो इतना तो काफी है। अब इसमें देखिए एक नियम काम करता है। नियम क्या करता है, अगर मान लीजिए इसी से संबंधित, अगर हमको मान लीजिए बादल का बनाना होगा, बादल का बनाना होगा, इसी नींद के आगे दा शब्द जोड़ देंगे। ठीक, क्या जोड़ेंगे? दा शब्द जोड़ देंगे। दा का मतलब होता है देने वाला, जो पानी को देने वाला हो। अब क्या पढ़ा जाएगा? नीलद, अमृत, तोयद, वारिद, जलद। ठीक, यानी ऐसे भी हम बता सकते हैं, बिल्कुल दिखा दे रहे हैं, नीलद ऐसे सब में लगाते जाओ। ठीक, इन्होंने कहा कि इससे कमल भी बन जाएगा। कमल कैसे बनेगा? कमल के लिए ज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? नीरज, अंबुज, तोयज, वारिज, जलज। और किसका बन सकता है? समुद्र का बन सकता है। इसके लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? भी जोड़ना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? नीरज, अंबुज, तोयज, वारिज, जलज। और किसका बन सकता है? मछली का बन सकता है। मछली के जोड़ने के लिए जीवन जोड़ दीजिए। ठीक, जीवन जोड़ दीजिए। जल जीवन, तोय जीवन, अम्ब जीवन, वार जीवन, जल जीवन। समझ में आया? और भी एक हो सकता है, अभी और एक है इसमें, एक होता है नाव की बन सकती है। ठीक है, नाव की बन सकती है। नाव बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? वाहन जोड़ना पड़ेगा। याद कर लीजिए, याद हो जाएगा? मिटा इसको, हो गया होगा ना? याद भी हो गया होगा। आकाश का याद है? यहां से लिखते हैं,
खा से नहीं होता है। ठीक है, इतना आप देख लीजिए। इतना देखने से काफी आपको फायदा हो जाएगा। इससे पक्षी का बन सकता है। किसका बन सकता है? पक्षी का। इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? चल जोड़ दीजिए। क्या जोड़ना है? चल। अंबर चर, व्योम चर, गगन चर, नभ चर, खे चर। आगे जगह खे कर दीजिए, खे चर। ठीक है, इसका ग्रह का भी बन सकता है। इसका बन सकता है, ग्रह का भी बन सकता है। जोड़ना सेम है, कुछ इसमें अंतर नहीं, चर ही रहेगा। ठीक है, अंबर चर, व्योम चर, गगन चर, नभ चर, खे चर, ये किसका पर्यायवाची है? ये पर्यायवाची है, ग्रह का भी पर्यायवाची है। जुड़े हुए हैं इसलिए दूसरा अगर नवचर आया तो उसको क्या बोलेंगे? पक्षी की ग्रह। देखिए वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा ना। ऑप्शन तो अच्छी तरीके से रहेगा, दोनों तो जल्दी देगा। आगे लिखिए आप लोग, रात का लिखिए। रजनी हो गया, रात हो गया, निशा हो गया, यामा है ना, तो आप लोग मामा पढ़िए। ठीक है, क्योंकि यह आपको सेम लग रहा है, नहीं तो आप लोग कहेंगे मामा लिखा है। रजनी, रात, निशा, यामिनी, यामा। ठीक है, इसमें दो शब्द जुड़ सकता है, कर और चर। कर जोड़ने से चंद्रमा हो जाएगा और चर जोड़ने से राक्षस हो जाएगा। रजनी कर, रात कर, निशा कर, यामिनी कर, यामा कर। चंद्रमा का हो गया रजनी चर, रात चर, निशाचर। निशाचर खाते हैं ना, कौन निशाचर हो गए? ठीक है, यामिनी चर और यामा चर। ये आपका किसका हो गया? ये हो गया आपका राक्षस का। अब लिखिए सांप का, आपको नोट करना है। सर, नाग, फड़, उगल। अब इसमें भच्छी जोड़ सकते हो। क्या जोड़ सकते हो? भच्छी जोड़ सकते हो, धर जोड़ सकते हो। ठीक, 200 वाली जोड़ी देखिए। भच्छी जोड़ने से किसका बन जाएगा? मोर का। धर जोड़ने से कौन सा लिखा जाएगा? बातें समझ में आ गई होंगी, बन भी जा रहा होगा। ठीक, जैसे हो गया सर्प भक्षी, आई भक्षी, नाग भक्षी, फड़ भक्षी, उरग भक्षी। उरग का मतलब क्या होता है? उर मतलब होता है छाती, गमन गमन करने वाला, छाती से चलने वाला। फड़ मतलब हो गया फंड धारण करने वाला। ठीक है, बाकी तो नाम आपको पता ही है। संकट धर्म आय धारण करना, जैसे सर्वधर, आयधर, नागधर, फणिधर, उरगधर धारण करता है, वो संकट पर्यायवाची हो गया। धरती के उसके बाद आप लोग लिखिए
है लिखे ना, भू भूमि धरा धरणी। चार से समझिए, चार से देखिए, हो सकता है चार से काम बन जाए। हर जोड़ने से पार्वत का हो जाएगा। पति या पाल जोड़ने से राजा का हो जाएगा। ठीक, इन्हें नोट कर लिए। इसमें अगर रूख जोड़ देंगे पेड़ का भी बन जाएगा, तो रूख जोड़ देने से, रूख जोड़ देंगे तो पेड़ का भी बन जाएगा। ठीक, जैसे भूधर भूमिधर धराधर धरणी धरी पर्वत का हो गया, भूपति भूमिपति धरापति धरणीपति या भूपाल भूपाल धरापाल धरणीपाल, ये राजा का हो गया। रूख जोड़ देने से पेड़ का बन जाएगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। आगे खूब करता है। ठीक, समय आत्मज तनय आत्मज, तीन तीन से ही समझिए। अब इसमें क्या है, सिर्फ आज जोड़ना है। आम आदमी जोड़ देने से सूत्री का भी बन जाएगा। ठीक, सुता तनया आत्मजा। ठीक, अब हाथ का आप लोग देख लीजिए, हाथ का भी इसी तरीके से है। कर पाण अब इसके आगे जा जोड़ देने से नाखून का बन जाएगा। तरजपाणी हस्तज। ठीक, ये आपका इतना समाप्त हो गया है पर्यायवाची जो था, जिसे थोड़ा बहुत संक्षिप्त बनाया जा सकता था। अगला जो आपका टॉपिक है वो नया अध्याय चालू होता है, शायद छठा अध्याय है, देख लीजिए कौन सा अध्याय है। शायद उसमें आपका तात्भव तत्सम, उसके बाद आपको समास पढ़ना है, संधि शायद है, लेकिन विशेष तौर पे समास ही दिया है, लेकिन संधि साथ में जोड़कर किसी किताबों में दिया जाता है। तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय है, यहाँ से है आपका उपसर्ग प्रत्यय सामासिक पद और ये आपका संधि। शायद उपसर्ग प्रत्यय तो हो गया है ना, तो ये तद्भव आपका हो गया है। अब आपका होना है ये क्या होता है अभी, उपसर्ग और प्रत्यय। हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय आपको बताना है। ठीक, ये तीन चैप्टर, ये तीन पार्ट आपका अभी आगे जो है पढ़ना है। इसमें आप लोग संक्षेप में आज इन चीज़ों को समझ लेंगे, बाकी इसका क्लास आपको नेक्स्ट
वीडियो में मिलेगा या नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं। ठीक, देखिए उपसर्ग का मतलब होता है, उप का मतलब क्या होता है, समीप, आकर, सर्ग मतलब नियमित करना, यानी कहने का मतलब होता है कोई ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के आगे से आकर जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन पैदा कर दे तो उसमें उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रा है, प्रा शब्द है, इसमें आगे अगर मान लीजिए हार जोड़ दिया जाए, हार में अगर ये जुड़ जाए प्रहार हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या है, हार में ही अगर आज जोड़ दिया जाए तो हार हो गया, दी जोड़ दिया तो जाए तो बिहार हो गया। इस तरीके से एक शब्द में जब अलग अलग तरीके से उपसर्ग आकर जुड़ते हैं तो जो परिवर्तन होता है उसको उपसर्ग कहते हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उपसर्ग का अपना कोई ना कोई अर्थ होता है, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। दूसरे टॉपिक पे आता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय सदैव मूल शब्द के पीछे से आकर जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है, मूल शब्द के पीछे से आकर जुड़ता है। यह भी दो प्रकार का होता है। ठीक, उपसर्ग जो है 22 प्रकार का होता है, इसको अलग अलग तरीके से आगे वीडियो से पढ़ाएंगे। प्रत्यय जो होता है हिंदी में मात्र 2 प्रकार का होता है, संस्कृत में तो कई प्रत्यय होते हैं, लेकिन हिंदी में जो आपका प्रत्यय है मात्र 2 प्रकार का होता है। कौन सा, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। बहुत अच्छा, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, जो कृदंत शब्दों के साथ लगते हैं। कृदंत शब्द क्या होते हैं, कृदंत शब्द किसे कहते हैं, जो आप कह सकते हो धातु बने होते हैं। ठीक, धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। ठीक, जैसे आप कह सकते हो क्रिया किसे कहते हैं, जिससे में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, बोलना, टहलना, ठीक है, उठना, बैठना, ये सब क्या है, क्रिया है। यानी इसमें कुछ कार्य हो रहा है ना, बोल रहे हैं उसमें भी कार्य हो रहा है, पढ़ रहे हैं उसमें भी कुछ कार्य हो रहा है, चल रहे हैं उसमें भी काम हो रहा है। ठीक है, ये सारे शब्द हो गए, क्या हो गए, क्रिया हो गए। अब धातु किसे कहेंगे, जैसे चलना के लिए कोई धातु होता है, धातु रूप होता है ना, धातु को आप लोग पढ़े हैं। चलने के लिए कौन सा होता है, गम धातु होता है। कैसे उसको पढ़ा जाता है, गच्छत गस्ता गच्छत, याद आया। पढ़ना में भी पढ़ धातु होता है, उसका रूप कैसे होता है, पढ़त पढ़ता, आप समझ में आ रहा है। अब इसी क्या कहते हैं, इसे धातु कहते हैं। तो ये जो होता है, जो कृत प्रत्यय जो होता है वो धातुओं के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, जैसे चलना में जो है, जैसे आप कहते पढ़ना जो शब्द है पढ़ धातु है, उसके बाद का जितना शब्द है यानी ना शब्द आप सीधे सीधे पकड़ लीजिए, वो क्या है, वो प्रत्यय है। ठीक है, मूल धातुओं के पीछे जो भी अतिरिक्त शब्द लगकर नए शब्द बोल रहे हैं, जैसे आप कह सकते हो लिखना शब्द लिखा है तो उसमें मूल जो क्या है, लिख है। ठीक है, बाकी जो शब्द बच रहा है वो क्या लगा है, वो लगा है प्रत्यय। समझ में आया ना। अब इसमें दूसरा क्या पार्ट क्या है, दूसरा होता है तद्धित शब्द, जैसे कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, जो तद्धितांत शब्द में लगते हैं। तद्धितांत शब्द क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जैसे हाँ, जैसे पंडित है तो पंडितानी हो गया, पंडिताई हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठाकुर है, ठाकुरानी हो गया, या ठाकुराई हो गया। ये शब्द जो है, जैसे चतुर है, चतुराई हो गया। ठीक है, विशेषण शब्द हो गया। जैसे हो गया आपका हो गया, और शब्द क्या हो गया, जैसे आठ आना, आठ के बाद क्या है, आना शब्द जो है ये भी क्या है, प्रत्यय है। यानी कहने का मतलब ये है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे जो लगते हैं उसको तद्धितांत या तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं। और उसके बाद समास,
तीसरे पार्ट में क्या है, समास। समास आप लोग कई बार पढ़े होंगे, इसको अच्छे से जानते होंगे। ये आप लोग कुछ बताएंगे समास के बारे में? समास का अर्थ क्या होता है? दो शब्दों का विग्रह, दो शब्दों का विग्रह, विग्रह करें, विग्रह हो जाते हैं, जोड़ के बनाते हैं। जोड़ने में आता है। जोड़ने वाला काम संधि कहते हैं। हाँ। जैसे दो चीजों को अगर दो शब्दों को जोड़ रहा है तो उसको संधि तो कहते हैं। संधि का मतलब होता है मेल जोड़। उसमें वर्डों का मेल होता है, इसमें शब्दों का मेल। उसमें उन्होंने कहा उसमें वर्णों का मेल होता है, इसमें शब्दों का मेल होता है। सही है? ये सो मेल करके दिखाइए। जैसे अच्छा, संधि और समास में पहले पीताम्बर, तो पीताम्बर में क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। पीला और अंबर, दो शब्द हैं, दो शब्दों का मेल होता है। विग्रह हो रहा है, मेल हो रहा है। मेल होता है। संधि में क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्डों का मेल होता है। अच्छा, अगर संधि और समास में अंतर कहा दिया जाए तो क्या परिभाषा आप लोग बताएंगे? तो उसमें पहला यही बताएंगे कि उसमें शब्दों का मेल होता है, इसमें वर्णों का मेल होता है। इतना ही केवल पूछना। उसमें तो विद्याधनालय होता है, तो सब उसमें भी जुड़ रहे हैं। विद्यालय हो गया, लेकिन हर जगह नहीं होता ऐसा ना। हम हर जगह ऐसा तो नहीं, ये तो जरूरी ये नहीं जरूरी नहीं कि दो मान लीजिए, चलो हम ये इन्होंने कहा दो वर्ड जरूरी नहीं है, ऐसा कोई शब्द बताइए, कोई ऐसी संधि बताइए जिसमें दो पार्ट ना हो। कोई संधि ऐसा बताइए जिसमें दो पार्ट ना हो, जिसमें दो शब्द ना हो। चलो ऐसे कर देते हैं। दो शब्द हैं। वैसे भी आपकी परिभाषा क्या था कि विद्यालय तो समास होना चाहिए। कौन है तुम्हारे खाने? देखिए, समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण करना। समास का क्या मतलब होता है? संक्षिप्तीकरण करना, बड़े चीजों को छोटे में प्रस्तुत कर देना। ठीक है? अब ये सिर्फ पीत और अंबर नहीं है, इसका जो विग्रह होगा वो होता है पूरा शब्द जो है, पीला है अंबर जिसका, फिर उसके आगे लिखा जाएगा अर्थात श्री कृष्ण। इतना लंबा ये शब्द है। अब इसके लिए एक छोटा सा शब्द प्रयोग कर दिया जाए, पीताम्बर। ये संधि ये क्या कहलाए? समास कहलाएगा। संधि क्या होता है? इसमें दो वर्णों का मेल तो होता है, लेकिन मेल होने के साथ साथ उसमें विकार परिवर्तन होता है। जहाँ देखिए, एक मिनट, इसका जो मेल शब्द है संधि में क्या होता है, इसमें जो दो आपस में दो वर्ण मिलते हैं, ठीक है, उसमें उसके मेल से क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है, यानी परिवर्तन हो जाता है। जो मूल दोनों शब्द रहते हैं सेम वैसे नहीं रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है और नया शब्द बन जाता है एक प्रकार से। जैसे विद्यालय में क्या हुआ, दो बड़ा है लेकिन लास्ट में लिखा जाएगा एक बड़ा। जैसे ठीक है, जैसे होता है कि सुर धनेश बराबर, तो आप पा सकते हो कि सुरेश हो गया। तो दो वर्ड मिलते हैं लेकिन उसमें क्या होता है? विकार। मेन शब्द यही है, उसमें विकार शब्द पैदा होता है। इसमें क्या होता है, और इसमें ध्यान दीजिए, इसमें भी दो शब्द नहीं मिलते हैं बल्कि इसमें दो पद मिलते हैं। ठीक है, शब्द और पद में यहाँ थोड़ा अंतर हो जाएगा, इसलिए कि शब्द अगर आप प्रयोग करेंगे, शब्द तो स्वतंत्र होने चाहिए, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है बल्कि वो आपस में जुड़े हैं। जैसे आप हो गया है आपका, जैसे आपने कहा कि पीताम्बर। पीताम्बर जो है एक पद की भूमिका वहाँ पर निभा रहा है, ना कि एक शब्द की भूमिका निभा रहा है। तो शब्द आपस में जुड़े हुए हैं ना। इससे जो डिफरेंस हम बता रहे थे, जैसे विद्या प्लस आलय है ना, विद्या का आ और आलय का आ प्लस आ मिलके आ, यही संधि बताता है। जबकि समाज जो है पूरे शब्द की प्रधानता होती है, उसमें शब्द की प्रधानता होती है। लेकिन देखिए यहाँ पर मेल संधि, जो संधि है, संधि में भी नाम तो है मेल, लेकिन उसमें शब्द एक शब्द जुड़ता है विकार। संधि में क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। इसमें विकार नहीं उत्पन्न होता है, इसमें संक्षिप्तीकरण होता है। मेल भी आप नहीं कर सकते, दो शब्दों का मेल आप नहीं कर सकते हैं, बल्कि
देखिए दो शब्दों का आप कह सकते हो कि एक पूरा आपका दो पदों का संक्षिप्तीकरण यहाँ पर होता है। ठीक, जैसे जो भी शब्द जो भी इस तरीके से है, पीताम्बर हो गया, उसके बाद जैसे चंद्रशेखर है, चंद्र है शिखर पर जिसके, ठीक है, अर्थात चंद्रशेखर यानी अर्थात किसको कहेंगे, शिव जी। ठीक है, तो ये पूरा शब्द जो है इसको संक्षिप्तीकरण कर देता है। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। अब इसके कितने भेद होते हैं, अलग अलग किस तरीके से होते हैं, ये सारा डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही।